अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर धरना देने के मामले में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल को तलब किया था, जिसके बाद विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पार्टी ऑफिस पहुंचकर महेंद्र भट्ट से मुलाकात की और इस दौरान संगठन मंत्री भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है विधायक और मंत्री दोनों से बात की गई और विधायक को पार्टी में अनुशासन की बात कही गई। विधायक जनहित के मुद्दे पर रख रहे थे और इसके बाद ही आवेश में आकर गहमा गहमी हुई। इसके साथ ही धरना प्रकरण पर वन मंत्री और विधायक दुर्गेश्वर लाल ने खेद जताया है। बता दें आपको, कल दुर्गेश्वर लाल ने एक आईएफएस के ट्रांसफर को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर धरना दिया। तो प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक को तलब किया था और उसके बाद देखा जा रहा है किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने अनुशासन का पाठ यहां पर पढ़ाया है। और बताया जा रहा है कि कल दुर्गेश्वर लाल ने एक आईएफएस के ट्रांसफर को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर धरना दिया था। उन्होंने दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आवेश में आकर गहमा गहमी भी यहां पर देखने को मिली। डीएफओ के ट्रांसफर पर अडिग हूं, दुर्गेश्वर लाल का ये कहना है। गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। तो मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया, मैंने विधायक जी आज मुझे मिलने में कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना। ये मैंने मंत्री जी को कहा। देखिए, अनुशासन के दायरे में रहना, उल्लंघन मेरा विषय क्या है कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है तो थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता होती है। अनुशासन का विषय नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बातचीत की है, ये अपनी मांग के दृष्टिकोण से गए, वो मांग ठीक प्रकार से माननीय मंत्री जी का आगे उन्होंने रखा है, लेकिन परिस्थिति बस ऐसा स्थिति निर्माण हुई है और दोनों ने इसके लिए खेद। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है। तो जनता सर्वोपरि है। जनता के लिए जो भी कुछ चीजें हैं करेंगे। अगर मुझे मंत्री जी से मिलना पड़ा, मंत्री जी के साथ मुझे रोष प्रकट करना पड़ा, वो जनता की आवाज थी, क्योंकि जनता परेशान है तो जनता के लिए तो काम करना है। देख, ये हमारे परिवार के मुख्य हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। समाधान तो इन्होंने ही करना है भैया। ये दे आर द सुप्रीम पावर। तो पहले आपको नहीं लगा कि मैंने सारी बातें रखी। अब मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, सब चीजें मुझे अगर कोई थप्पड़ भी मार दें, अगर मेरी पब्लिक का उसमें हित है तो मैं डेफिनेटली उसको भी सहन कर लूंगा। बीजेपी ने अपने विस्तारकों को विधानसभा सीट में रवाना करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने 70 विधानसभा में पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए विस्तारक का नियुक्त किए थे, जो आज से रवाना होना शुरू हो गए। सरकार की नीतियों को जनता के बीच विस्तारक लेकर जाएंगे, जो बाइक से गांव-गांव जाएंगे। पार्टी कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार ने विस्तारकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गढ़वाल मंडल के 41 विस्तारक देहरादून पार्टी ऑफिस से अपना काम आज से शुरू करेंगे। हमारे 70 विधानसभाओं में हमने अपने पूर्णकालिक भेजे और सबको बाइक पिछले चुनाव में हमने दी थी। इस बार में हम बाइक दिए, क्योंकि आखिरकार भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। पहाड़ के जो विधानसभाएं होती हैं, प्रत्येक घर तक पहुंचे, सब तक जाए। पार्टी के सारे कार्यक्रम रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस दृष्टि से आज ये बाइक हमने रवाना की है। आज से सब लोग विधानसभा क्षेत्रों में निकल चुके हैं। विस्तारकों का काम अपने बूथ को मजबूत करना, बूथ से संबंधित जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उनको संचालित करना, पूरे मंडल की व्यवस्थाएं देखना, ये सब काम ये विस्तारक हमारे रूटीन में करते हैं। विकासनगर विधानसभा की जिम्मेदारी है टिहरी लोकसभा में जी, और उस पूरी विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना है। जो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, जो सारी नगर मतलब मंडल की कार्यकारिणियां हैं, उनसे लेके जिले की कार्यकारिणियों के साथ समन्वय बनाकर हमने काम करना है। हमें बूथों पे जाना है, बूथों की जो संरचना हो रखी है हमारी, उसका जो है हमने चेक करना है और उनको सक्रिय करना है और उनको लोगों से उनकी कार्यकारिणी का बनाना है, उसको वो करना है। जय भाजपा तय भाजपा और विजय भाजपा, वो हमारा वो चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर अब विपक्षी दलों के नेताओं पर है। दूसरे दलों के ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख कैसे बीजेपी का हिस्सा बने, इसके लिए पार्टी ने कमर कस ली है।
बीजेपी अब बड़े पैमाने पर पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम चलाने जा रही है। जनवरी से लेकर लोकसभा चुनाव तक पार्टी का मकसद है कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और दूसरे दलों के उन नेताओं, कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करें जो भले ही किसी दल में हो, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो। बीजेपी ने इसके लिए अपने सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है कि क्षेत्र में पकड़ रखने वाले दूसरे दलों के नेताओं को भी पार्टी ज्वाइन करवाएं। बीजेपी का कहना है कि जब बूथ के कार्यकर्ता बीजेपी में आ जाएंगे तो बड़े नेता खुद ही चले जाएंगे। अब हमने बूथ की इकाई के लोगों के लिए कहा है, बड़े नेता बना पाएंगे। और मैंने शुरू में कहा है कि जनता जन दबाव के कारण अनेकों दलों के जनप्रतिनिधि हमसे जुड़ना चाहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने का नैतिक, जनता के बीच में नैतिक साथ अब किसी राजनीतिक दल के नेता के ऊपर पास नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या लोग जुड़ेंगे और अभी हमने इसकी आई बूथ रखी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। ज्वाइनिंग की बात है, हो सकता है कुछ लोग हो जाएं ज्वाइन, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, कांग्रेस का एक एक साथी कांग्रेस के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीति में कभी किसी की सरकार होती है, कभी किसी की सरकार होती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां जीत के लिए हर पैतरा आजमा रही है, वहीं कांग्रेस के सामने संकट ये है कि वो अपने नाराज नेताओं को थाम कर कैसे रखें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होना है। मंदिर निर्माण में रुड़की के CBRI यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने बड़ा रोल निभाया है। वही वैज्ञानिकों का कहना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर 5 जिम्मेदारियां प्रोजेक्ट के तौर पर CBRI की 10 सदस्यीय टीम को मिली थी, जिसमें कि मंदिर का स्ट्रक्चर डिजाइन, सूर्य तिलक का डिजाइन, मंदिर के फाउंडेशन के डिजाइन के साथ भूकंप के दौरान क्या स्थिति रहेगी उसको लेकर CBRI ने काम किया है। कैसे उसको डिज़ाइन किया जा सकता है, तो उसका फिलोसफी पहले हमने डेवलप किया। हमने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया, कुछ कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर से भी हमने उसका एनालिसिस किया। उसके अभी उसको अर्थक्वेक प्रूफ उसको बनाने के लिए, उसका बाद अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको भी हम सुपरवाइज करते, टाइम टू टाइम जाते हर 15 दिन में या 1 महीना में, और इसको देखना पड़ता है कैसे उसको अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन हो रहा है या नहीं। करीब 3 साल से वो काम चल रहा है। कोविड के टाइम पे भी इसका काम लगातार चल रहा था। 2020 से जो काम चल रहा है, अभी लगभग डिज़ाइन का काम पूरा हो गया, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। ये कब तक पूरा होने के उम्मीद है? और लगभग और 1 साल लग सकता है कंप्लीट होने में। अभी जो मतलब पूजा होने वाली है तो उसके लिए एक फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया और सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन अंडर कंटिन्यूएशन है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का एम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज अस्तित्व में आ जाएगा। योजना है कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली, देहरादून, नैनीताल में इसके 3 बड़े शोरूम जो है वो खोल दिए जाएंगे। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन दिनों हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांच की लीगल कार्रवाई चल रही है जो अपने अंतिम दौर में है। 8 दिसंबर को देहरादून में आयोजित इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के एम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज की लॉन्चिंग की थी। उत्तराखंड में करीब 65,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें से करीब 5 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इन समूहों के उत्पाद अब हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत बेचे जाएंगे। कि जो हमारा अम्ब्रेला ब्रांड है उसको हाउस ऑफ हिमालय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ लॉन्चिंग किया और शीघ्र ही उसकी लीगल कॉरस्पॉन्डेंस पूरी करने के बाद ये धरातल पर आएगा। और हमारा संकल्प है कि लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम हम 2-3 जगह ऐसे बड़े बड़े हाउस ऑफ हिमालय के जो शोरूम हैं उनकी लॉन्चिंग दिल्ली, देहरादून व नैनीताल जैसे स्थानों पर हम करेंगे। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए चलाई गई लखपति दीदी योजना के विस्तार के लिए धामी सरकार जल्द ही कुछ नए कदम उठा सकती है और इसकी वजह है कि लोकसभा चुनाव बीजेपी को लगता है कि लखपति दीदी जैसी योजनाएं सियासी लिहाज से भी फायदेमंद हो सकती है।
उत्तराखंड में 65,000 रजिस्टर्ड समूहों से 5 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, जिनकी पहुंच हर गांव और घर तक है। सरकार इन महिला समूहों को किसी न किसी रूप में स्वरोजगार के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत करने में जुटी है। इनमें 40,000 महिलाओं को सरकार लखपति दीदी बना चुकी है और इस साल 50,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। राज्य सरकार जल्दी लखपति दीदियों के लिए कुछ और घोषणाएं करने जा रही है। कुछ समूहों को 20-20 हजार का रिवॉल्विंग फंड दिया जा सकता है। महिलाओं के 10 समूहों को 75-75 हजार रुपए की सामुदायिक निवेश निधि दी जा सकती है। इसके अलावा 10 समूहों को 1.5 लाख रुपए के बैंक लिंकेज के चेक देकर सम्मानित भी किया जा सकता है। जहां प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 2 करोड़ 25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, वहीं हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है कि हम 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का हो जाएगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनानी है। हमारा प्रदेश भी 1.25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहा है और अभी हम जो नई उसमें भारत विकसित संकल्प यात्रा में द्रोण दीदी के पहले उसमें चरण में 15,000 द्रोण दीदियों को ट्रेनिंग देंगे। उत्तराखंड में कुल वोट बैंक के आधे पर महिला वोटर्स का कब्जा है, जो आधी आबादी के सियासी वजन को समझने के लिए काफी है। यही कारण है कि केंद्र के साथ ही राज्य सरकार का भी महिलाओं पर फोकस है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है और अब लखपति दीदी योजना से गांव-गांव तक पैठ बनाने की प्लानिंग है। कि पूरे देश के अंदर के कार्यक्रम की जो प्रथम श्रृंखला उत्तराखंड से प्रारंभ हुई है। उत्तराखंड राज्य के अंदर बड़ी संख्या में लखपति बहनें बनी है, उनको सहकारिता की चित्र से भी उनको अपने कारोबार के लिए लोन मिल रहा है। उत्तराखंड बीजेपी को लगता है कि साल 2022 में सत्ता में उनकी वापसी आधी आबादी के समर्थन के बदौलत ही हुई। अब लोकसभा चुनाव की चुनौती है, लिहाजा वो किसी भी कीमत पर इस वोट बैंक को अपने हाथ से खिसकने नहीं देना चाहते। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में 17 साल की लड़की की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया और हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक का नाम अमित कटारिया है, जो कि कनखल की रविदास बस्ती का रहने वाला है। आरोपी ने अवैध संबंध और संपत्ति के लालच में आकर अपने ही दोस्त की गला कोटकर और फिर पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। 31 दिसंबर की रात पहले आरोपी अमित ने मृतक यश को जमकर शराब पिलाई और फिर बाजार से शॉपिंग भी कराई। उसके बाद सुनसान इलाके में ले जाकर पहले रस्सी से गला दबाया और फिर पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कनखल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बेसिकली जो अभियुक्त है वो लगातार परिवार में अपने कुछ अवैध संबंधों के कारण संपर्क में था, जिसका ये बच्चा विरोध कर रहा था काफ़ी समय से। उस चीज़ को लेके और दूसरा कुछ संपत्ति में भी इसकी नज़र थी। इन दोनों पहलुओं को हम लोगों ने विवेचना में भी शामिल किया है। कोटद्वार में पिछले 10 सालों से मोटर नगर बस अड्डे का काम लटका हुआ है। वहीं इस मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नगर निगम कोटद्वार और शासन से जवाब मांगा। दरअसल नगर निगम की ओर से ट्रिपल मोड़ पर कोटद्वार के मोटर नगर में एक अत्याधुनिक बस अड्डा तैयार किया जाना था, लेकिन निर्माण काम पिछले 8 साल से बंद पड़ा है, जिससे लेकर अब कोटद्वार के रहने वाले रोहित डंडरियाल की ओर से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम से इसकी लेट तकलीफी का जवाब मांगा। मामले में अगली सुनवाई जो है वो 4 जनवरी को होनी है। वहीं हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद अब स्थानीय लोगों को मोटर नगर बस अड्डे के बनने की उम्मीद जगी है। ये बन क्यों नहीं पा रहा है? आज आप इसे देखेंगे तो ये एक बीमारी का घर बना हुआ है। यहाँ पानी जमता है, इसके वजह से कोटद्वार में ट्रैफिक लगता है और जो आसपास के व्यापारी हैं उन सबको भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे इनको सपना दिखाकर कहा गया था कि दुकानें मिलेंगी, मॉल बनेगा, वो कुछ आज तक कोटद्वार को मिला। तकरीबन 10 सालों से अधर में लटके मोटर नगर बस अड्डे को लेकर अब हाईकोर्ट ने नगर निगम से इसका जवाब मांगा है। दरअसल पिछले 10 साल पहले इस मोटर नगर बस अड्डे के निर्माण के कार्य को शुरू किया गया था, जिसको 2015 में कार्य को पूरा हो जाना था। यहाँ पे एक बस अड्डा बनना था, कुछ कॉम्प्लेक्स भी बनना था, लेकिन 2015 में बनने वाला काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस पर अब PIL
जो एडवोकेट हैं रोहित डंडरियाल, उन्होंने एक PIL दाखिल करी है, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू कर दी है। पहली सुनवाई हो चुकी है और अब इसकी अगली सुनवाई 4 जनवरी को होनी है, जिस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम कोटद्वार से इस पर जवाब मांगा है कि आखिर क्यों ये समय पर पूरा नहीं हो पाया, इसके पीछे की वजह क्या है और आने वाले दिनों में इस पर अगली जो और सुनवाई होंगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो लंबे समय से जो मांग कोटद्वार के लोग कर रहे थे कि यहाँ पे बस अड्डा का निर्माण किया जाएगा, अटका हुआ था, शायद अब हाईकोर्ट के सुनवाई के बाद इस पे कुछ हरकत तेज होगी। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। चमोली में PMGSY के खिलाफ 150 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। दशौली विकासखंड और जोशीमठ विकासखंड के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। उर्गम घाटी के उर्गम, भेटा, भरकी, डूमक, कलकोट, सेंजी गांव समेत दूसरे गांव के ग्रामीण आंदोलित हैं। चमोली में ठंड का टॉर्चर लगातार बढ़ता जा रहा। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान -10 से -15 डिग्री तक जा रहा है। वहीं शीतलहर से भी ठिठुरन काफी बढ़ गई है। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि दोपहर में धूप खिलने से थोड़ी राहत जरूर है। नैनीताल के कैची धाम में नए साल पर सैलानियों का रेला उतर आया है। 1 जनवरी के बाद अचानक कैची धाम में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो भीड़ बढ़ने से व्यवस्थाएं भी चरमरा गई हैं। पार्किंग की समस्या कैची धाम में बनी रहती है और श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए लंबी लाइनें लगाकर इंतजार भी करना पड़ रहा है। सोमवार को और मंगलवार को करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु कैची धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि कारोबारियों के लिए ये खुशी की बात रही है। कहीं ना कहीं आज और 1 तारीख की भीड़ को देख के आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई सख्ती की गई, जो वीकडे होने के बाद भी 1 जनवरी को 20,000 से ज्यादा लोग कैची धाम में महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। नैनीताल के कैची धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जिससे सड़कों पर जाम भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। अब सरकार ने बाईपास की अनुमति दे दी है, लेकिन जल्द काम कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। जल्द ही कैची धाम में जाम से मुक्ति मिलने जा रही है। पहाड़ का सफर आसान करने के लिए कैंची धाम बाईपास को अनुमति मिल गई है, तो एक पुल का भी निर्माण इस सड़क पर होना है। भवाली सैनिटोरियम से राती घाट और नैनी बैंड से सैनिटोरियम तक सड़क निर्माण होगा, तो कैंची धाम में जाम से निजात इन सड़कों से मिलेगी। उधर प्रशासन के आगे पर्यटन सीजन से पहले सड़क निर्माण की चुनौती खड़ी है। इसमें नैनी बैंड सैनिटोरियम वाली जो रोड है उसके लिए भी, और जो सैनिटोरियम टू सिरोड़ी वाली रोड है उसके लिए भी उसमें एक पुल भी बनना है। तो ये दोनों ही सड़कें और पुल के लिए शासन के स्तर से पैसा जारी हो गया है। विभाग के द्वारा अब इसमें टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया करी जाएगी और निर्माण कार्य प्रारंभ करा जाएगा। दरअसल पिछले कुछ सालों से कैंची धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, तो 4 धाम यात्रा के बंद होने के बाद पर्यटकों का रुख कैंची धाम की ओर हो रहा है। पर्यटकों की भीड़ के चलते आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इन सब से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा से बागेश्वर समेत अन्य इलाकों को जाने वाले लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि बाईपास निर्माण से इन लोगों को भी अब फायदा होने की उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बाईपास को पूरा करने के लिए वित्तीय स्वीकृति के साथ साथ लगभग 11 किलोमीटर का नया बाईपास, जो सैनिटोरियम भवाली गांव रोड से 11 किलोमीटर का नया बाईपास का, उसकी भी वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है, दांती स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जो बाईपास कैंची से आगे जाकर कैंची और पाडली के बीच में मिलेगा। कैंची धाम श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, तो जरूरी है जाम से निपटने के लिए बाईपास का निर्माण जल्द शुरू हो, जिससे पर्यटकों और राहगीरों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में कई आईएएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। 1999 बैच के आईएएस अमित नेगी बने हैं प्रमुख सचिव। आईएएस श्रीधर बाबू अंताकी 2015 बैच के आईएएस हिमांशु खुराना और साथ ही आईएएस अभिषेक रोहेला, आईएएस नितिका खंडेलवाल, आईएएस नवनीत पांडे का भी प्रमोशन हुआ है। हरिद्वार में आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो सकेंगे और यहां के मौजूदा भल्ला स्टेडियम की क्षमता बढ़ाकर इसे इंटरनेशनल मानकों के तहत विकसित किया जा रहा है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने इसको लेकर कवायद भी शुरू कर दी। योजना के पहले चरण में मैदान और पिच को तैयार किया जा रहा है और उसके बाद 40 से 50 हजार के ऑडियंस के बैठने के लिए स्थान बनाए जाएंगे। उम्मीद है कि आने वाले समय में स्टेडियम का फायदा खेलों के विकास और खिलाड़ियों को मिल सकेगा। इंटरनेशनल मैच के लिए तैयार किया जा रहा है। जो फेज़ 1 रहेगा उसमें हमारा पहले है कि हम ग्राउंड को कॉम्पिटेंट बनाएं कि वो एक सफिशिएंट जो हमारे डायमेंशंस रहते हैं उसको क्वालिफाई करे। फेज़ 2 में वी विल कम अप विद द स्टैंड्स, जो बेसिक फैसिलिटीज जैसे प्लेयर्स एरिया रहता है, आपका मीडिया बॉक्स रहता है, कमेंट्री बॉक्स रहता है, ऑडियंस हमारा स्टैंड रहता है, जो क्राउड आता है उसके बैठने के लिए जगह रहती है, वो सारी फैसिलिटीज़ हम लेकर आएंगे। पहाड़ के जैविक उत्पादों के साथ ही सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसे लेकर अल्मोड़ा में बड़ी पहल हुई है और अब अल्मोड़ा में बड़े स्तर पर जैविक खेती हो रही है। पहाड़ के जैविक उत्पादन की काफी डिमांड है। वहीं अल्मोड़ा जिले के 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती शुरू हो गई है, जहां पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो चुका है। तकरीबन 9000 हेक्टेयर एरिया में जैविक खेती हो रही है, जिसको विभाग के द्वारा प्रमाणित कराया गया है। इसके अलावा भी लार्ज स्केल पे प्राकृतिक खेती किसान करते हैं। किसानों को पहाड़ी जैविक उत्पादों के रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। जितनी डिमांड जैविक पहाड़ी उत्पादों की है, उतनी पैदावार ही नहीं हो रही है। किसान अब जैविक उत्पादन की पैदावार बढ़ाने में जुटे हैं। जैविक खेती में बहुत अच्छे दाम जो है किसानों को दिए जा रहे हैं, चाहे गहत हो, भट्ट हो, रैंस हो, मडुआ हो। तो इसलिए सारे किसानों से मैं एक किसान होने के नाते आह्वान करता हूं कि जैविक खेती को अधिक बढ़ावा दें। पहाड़ में पर्यटक भी आकर जैविक उत्पादन और पहाड़ी घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग पहाड़ से पलायन कर मैदानी क्षेत्रों में बसे हैं, वो भी अपनी जैविक पहाड़ी उत्पादों को गाँव से शहरों तक मंगा रहे हैं। वही अब देखना होगा कि कृषि विभाग का जैविक उत्पादन कितना बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के बड़कोट में 21वें स्टेट कबड्डी प्रतियोगिता के अंतिम दिन सांस्कृतिक संध्या लोक कलाकारों के नाम रही है। देर रात तक 41 कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर लोग झूमते नजर आए। वहीं पर प्रवाई घाटी के लोक कलाकारों की मनमोहक पेशकश को भी लोगों ने खूब सराहा। रंगारंग कार्यक्रम का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।